हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के परीक्षा धाम को मैं बुक को डिस्कस कर रहा हूं। ये जो बुक है ये राज्य सेवा एवं राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आती, काफी अच्छी बुक है ना। मैंने इसको एक दो बार पढ़ा हूं। और तो मध्य प्रदेश की सामान्य अध्ययन की हम बुक डिस्कस कर रहे हैं। बुक डिस्कस करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कवर पेज है ना। यह विषय सूची लिख रखी है, तो विषय सूची में हम ये अभी मध्य प्रदेश में एक दृष्टि में डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर 2 है दोस्तों। तो इसके पहले हमने वाला लेक्चर चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है क्या, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। वीडियो हो गया था थोड़ा लंबा, इस कारण हमने आधा उसको रखे और उसके आगे अब हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। यहां तक के डिस्कस करके हो चुका था। कहां तक के, ये मध्य प्रदेश के सुख का दाता सबका साथी गान तक के डिस्कस करके हो चुका था। अब इसके बाद हम यहां से भौगोलिक स्थिति को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके प्रीवियस वाला वीडियो और आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। साइड में लाल कलर का बेल आइकन यानी बेल आइकन आता होगा, तो उसका भी प्रेस ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। याली बुक में सारी कंप्लीट कराऊंगा। ये अभी 2 लेक्चर डले, ऐसा करके पूरे लेक्चर आने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आने वाले हैं। मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वहां पे आप प्रीवियस वीडियो और आने वाले वीडियो दोनों देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक देख लेते हैं। भौगोलिक इसकी क्या स्थिति रही है, तो इसका अक्षांशी विस्तार और देशांतर विस्तार को देखेंगे। वहीं से क्वेश्चन आते हैं, अक्षांशी विस्तार क्या है, देशांती विस्तार क्या है। देखिए दोस्तों, इसका अक्षांशी विस्तार दिया हुआ है और देशांतर विस्तार दिया हुआ है, तो उसको समझना है हमको। देखिए, इसका जो 21 डिग्री 26 मिनट, सॉरी 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कहां से शुरू होता है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध के अलावा उत्तरी अक्षांश में है ना। तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट के मध्य अवस्थित है। उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। कहां अवस्थित है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो दोस्तों, ये दोनों अक्षांशी विस्तार आपको, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये दोनों आपको दिमाग में बैठा हुआ होना, लिखा हुआ है ना, याद होना है ना। पेपर में आते तो बनता नहीं, तो कैसे याद रखना है? 21 26, ये दो को साथ में याद रखो सबसे पहले। तो 21 26 74 82 है ना। 21 26 74 82, ये याद हो जाएगा। 21 26 74 82, 21 26 और 74 82। अब रही पॉइंट की बात, तो इसको आप लोग याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 बार लिख के देखो, रफ कॉपी में बन जाएगा है ना। बस ऐसा है। तो देखो, यहाँ पे मैप में ही बताया गया है ना। ये है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। अब पूर्वी देशांतर की अगर बात करें, तो देखिए यहां से देख सकते हैं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, पूरब में है ना, पूर्वी देशांतर में है ना, पश्चिम में नहीं है, पूरब में है मध्य प्रदेश। जो देशांतर रेखा 0 डिग्री गई है, उसके बाद ऐसा खींचते खींचते जाएंगे तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। समझ में आ गया? इसको याद रखना है। ये 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, सॉरी 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। और इसी से हमारे को क्या निकल जाती है? लंबाई निकल जाती है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई। तो मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरब की लंबाई 870 किलोमीटर है दोस्तों, 870 किलोमीटर है। यानी क्या समझ में आया? मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है। मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है। मैप भी देखना आप, ऐसा ऐसा टेढ़ा है ना। तो मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम की लंबाई है 870 किलोमीटर, इसको याद रखना है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605 किलोमीटर, इसको याद रख लो। ये देखो, यहाँ मैप में बताया गया होगा, नहीं बताया है, देखते हैं आगे कैसा गया है। आगे देखते हैं, पश्चिम से पूरब मध्य प्रदेश में 34 मिनट का अंतराल है दोस्तों। 34 मिनट का समय अंतराल है। तो 34 मिनट यानी आधे घंटे का फर्क है दोस्तों, आधे घंटे का फर्क है। इसका मतलब देखा जाए तो जो सिंगरौली में सूर्य उदय पहले होगा, सिंगरौली में सूर्य उदय पहले होगा
और अलीराजपुर में सूर्य उदय होने में टाइम लगेगा, यानी 34 मिनट का अंतर है। अगर जैसे सिंगरौली में सूर्य उदय होता है तो 34 मिनट के बाद यहाँ पे होगा, इतने का अंतर है। समझ में आया? ये कैसे निकला है आपको पता ही होगा, है ना। अक्षांश विस्तार देशांतर विस्तार से निकला हुआ है, ये वो सब भूगोल में देखेंगे अपन, है ना। तो ये देखिए समझ में आएगा 34 मिनट, कभी 34 मिनट नहीं दिया तो आधा घंटा दे सकता है ना। तो पश्चिम से पूरब काहे की पृथ्वी कैसी घूमती है दोस्तों, पूरब से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूरब घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है ना। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा, तो सिंगरौली में होगा और अलीराजपुर में, यानी 34 मिनट का अंतराल है, याद रखना है। अगला देखते हैं मानक समय। तो देखिए मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है दोस्तों। सिंगरौली जिले से गुजरती है भारत की मानक रेखा, है ना। मानक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। सिंगरौली से गुजरती है, मात्र याद रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, सिंगरौली जिले से गुजरती है। अब देखो एक क्वेश्चन का एक बार बन चुका है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट कौन सा शहर है करके, ऐसा क्वेश्चन बना है एक बार, इसलिए यहाँ पे छापे सर ने, है ना। तो देखो तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के किनारे या पास में कौन सा जिला है, तो ऑप्शन के हिसाब से चूज करना पड़ता है। इसको याद नहीं रख सकते, ये बिल्कुल समझने वाली बात है, ऑप्शन देख के ही होगा। लेकिन देखिए तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट शहरों की सूची में जबलपुर है ना, जबलपुर शहर है। जबलपुर शहर जो है 79 डिग्री 58 मिनट ईस्ट में है, 79 डिग्री 58 मिनट ईस्ट में है, यानी 80 के पास है ना। पन्ना शहर ऐसा है जो 80 डिग्री 10 मिनट ईस्ट में है, तो ये भी 80 डिग्री के पास है ना। उसके अलावा रीवा जिला ऐसा है जो 81 डिग्री 18 यानी 18 ईस्ट में है, तो ये भी 80 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री के पास है। कटनी जिला ऐसा है 80 डिग्री 22 मिनट ईस्ट में है। भोपाल जिला ऐसा है 77 डिग्री 24 मिनट ईस्ट में है। इंदौर जिला ऐसा है 75 डिग्री 51 मिनट ईस्ट में, है ना। तो ये हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार बन चुका है, इसलिए यहाँ पे ऐसे छपा है। कभी बना 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट कौन सा है करके पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछेगा 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य कौन सा जिला स्थित है। गुजरती तो सिंगरौली से है ना, गुजरती कहाँ से, सिंगरौली से है, लेकिन निकट वाला सिस्टम कभी पूछा तो देख लेना आप, है ना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार कौन सा तो पूछा था, यहीं से क्वेश्चन आया था 80 डिग्री पूर्वी देशांतर निकट के नीचे कौन सा जिला है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जो पास में था उसको लगाना था। इसलिए तो आपको मैप भी दिमाग में बैठा हुआ होना, कौन सा जिला पास में उससे पता चल जाता है। अगला देखिए यहाँ पे मैप दिया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं मैप को। देखिए मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है और मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया हूं कि मध्य प्रदेश का मैप आपको बनना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा रहना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का मैप है, देखिए मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, यहीं से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। नहीं, यहां से 82.5 डिग्री मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा सिंगरौली से गुजरती है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, है ना। ये मध्य प्रदेश का मैप है। कर्क रेखा यहां से गई है मध्य प्रदेश के थोड़ा बीचों बीच नहीं, थोड़ा ऊपर से गई है, नर्मदा के समानांतर बहती है, यानी गई है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री खींची गई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री खींची गई अक्षांश रेखा को, क्षैतिज अवस्था में खींची गई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जो हमारे मध्य प्रदेश से गुजरी है, 14 जिलों से गुजरी है, भारत के 8 राज्यों से गुजरी है ना। समझ में आ गया। ये मैप आप बनना चाहिए और ये याद भी रहना चाहिए, क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला देखते हैं पड़ोसी राज्य। तो देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश, देश के मध्य भाग में स्थित है, बीच में है ना, मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश। उत्तर पश्चिम में राजस्थान, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ना, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा है, तो राजस्थान। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में महाराष्ट्र है, एवं पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है दोस्तों,
है ना। तो ये इसकी दिशा पता होना आपको, किधर साइड कौन सा क्वेश्चन आते रहता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और क्या बोला है यहाँ पे उत्तर पश्चिम में कौन सा है, ये पता होना पेपर में आता है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा, ये मध्य प्रदेश का मैप रहेगा तो ऐसी गई है, देखना हो, है ना। मुल्ताई तहसील से निकली है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण की ओर सॉरी पूरब की पश्चिम की ओर बहती, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ना। तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। तो उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती करके पूछेगा तो चंबल नदी उत्तरी सीमा, और दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करती है, ताप्ती नदी करती है। जब नदी वाला पढ़ेंगे मैं डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, ये इसको अभी याद रखो। अगला चलते देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैसी जलवायु, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है मध्य प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसको याद रखना है, पेपर में आता है। मालवा के पठार में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। समझ में आ गया, मालवा के पठार में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगर ये आर्द्र जलवायु ऑप्शन नहीं देता तो शुष्क महाद्वीपी देगा, शुष्क महाद्वीपी जलवायु मालवा के पठार में पाई जाती है ना। मध्य प्रदेश में कैसी पाई जाती है पूछेगा तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। मालवा के क्षेत्र में कैसी पाई जाती है, मालवा के पठार में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु ऑप्शन नहीं देगा तो क्या देगा, शुष्क महाद्वीपी ऑप्शन दे सकता है। क्या ऑप्शन देता है, शुष्क महाद्वीपी। शुष्क महाद्वीपी भी ऑप्शन नहीं देगा तो देगा समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। समझ में आ गया। अगला बात करेंगे, उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। जो उत्तर का मैदान है दोस्तों, जो उत्तर का मैदान है मध्य प्रदेश का, उसमें विषम जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु वाला चैप्टर को डिटेल में डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन करेंगे उधर साइड, अभी यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। वर्षा देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है दोस्तों, और न्यूनतम वर्षा गोहद जिले की भिंड जिले की गोहद तहसील में होती है। गोहद आता है भिंड में, है ना, तो गोहद में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है पूछेगा तो पचमढ़ी में, और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है तो गोहद तहसील में। इसके अलावा जलवायु वाले टॉपिक में वर्षा को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे किसको क्या कहा जाता है। बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती, क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ किसके मध्य से गुजरती है, तो मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है, याद रखना है ना। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री खींची गई, क्षैतिज अवस्था में खींची गई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो माही नदी है ना, माही नदी इधर धार तरफ जो माही परियोजना है, माही नदी है, वो नदी अब धार वहां से गया है कर्क रेखा, उसको 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब जैसे यहां से बहना चालू हुई, ये 1 बार काटी, फिर ये 2 बार काटी, ऐसा करके, है ना। तो इसको क्या बोल दिया, 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रख लो। भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर गुजरती है। पूरे 14 के 14 जिले के नाम आपको पता होना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, इनमें से किस जिले से नहीं जाती, है ना। तो देखो, रतलाम से जाती है, उज्जैन से जाती है, शाजापुर से जाती है, राजगढ़ से जाती है, सीहोर से जाती है, भोपाल से जाती है, विदिशा से जाती है, रायसेन से जाती है, सागर से जाती है, दमोह से जाती है, जबलपुर से जाती है, कटनी से जाती है, उमरिया से जाती है, शहडोल से जाती है ना। तो अगर आपको मध्य प्रदेश का मैप याद रहेगा तो ये भी याद रह जाएगा। तो देखिए मैप बने हुए हैं, यानी जिले बने हुए हैं जहां जहां से गुजरती है। तो इधर से शुरू करो, किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर शुरू करो तो याद रखने में आसानी जाएगी, है ना। रतलाम, फिर उज्जैन से जाती है, फिर शाजापुर से जाती है दोस्तों। देखो याद रखना है, शाजापुर से जाती है। कई बुकों में आगर मालवा दिया हुआ है, क्योंकि आगर मालवा शाजापुर से ही तो अलग हुआ है ना, है ना कि नहीं। इसलिए कई बुकों में क्या लिखा हुआ है, आगर मालवा से जाती करके, है ना। तो शाजापुर आगर मालवा एक में एक से ही अलग हुए हैं, इसलिए सब पुरानी बुकों में कुछ अलग दिया है, कुछ अलग दिया है, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं आते क्वेश्चन। रतलाम से जाती है, उज्जैन से जाती है, शाजापुर से जाती है, राजगढ़ से जाती है ना, सीहोर से जाती है दोस्तों, भोपाल से जाती है, भोपाल से तो जाती है ना, विदिशा से जाती है, रायसेन से जाती है, सागर से जाती है, सागर के बाद इधर दमोह आता है, दमोह से जाती है, सागर के पास दमोह है, दमोह से जाती है, जबलपुर से भी जाती है, थोड़ा बहुत टच होके जाती है ना, जबलपुर से। अरे कर्क रेखा काल्पनिक रेखा है ना, अरे टच वच नहीं दिखता, काल्पनिक रेखा है ना। तो
दमोह से जाती है, जबलपुर से जाती है, कटनी से भी जाती है, भूलना मत, कटनी से भी जाती है, रीवा वीवा से नहीं जाती है ना। तो रीवा एक बार ऑप्शन दिया था, पूछा था तो कटनी से जाती है। कटनी के बाद है उमरिया से जाती है, देखना मैप देख लेना, उमरिया के अलावा इधर शहडोल से जाती है, सिंगरौली तरफ से भी नहीं जाती। सिंगरौली से तो वाली गुजरी है 82.5 डिग्री है ना, कर करेगा थोड़ी, तो सिंगरौली सीधी से नहीं जाती, शहडोल में घुस जाती है, यानी इधर से ऐसे जाती है, समझ में आएगा। तो ये आया समझ में। 14 जिले से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश कर्क रेखा। 14 जिले का नाम पता होना ट्रिक मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूं, ऐसा याद रख सकते हैं। रऊसा, रऊसा, राशि, भावरा सा, रऊसा, राशि, भावरा सा, भावरा सा, दम, जब, कटनी, उमरा सा। ऐसा अपने हिसाब से बना लेना है, गूगल में सर्च मारना, मिल जाएंगे, कई सारी ट्रिक मिलेगी। अब बिना ट्रिक के भी याद हो जाता है, कोई ऐसा वो नहीं है। देखो कर्क रेखा के निकट स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर, तो कर्क रेखा के निकट कौन से प्रमुख शहर है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 23 डिग्री 48 मिनट में है सांची। सांची, सांची रायसेन में आता है, तो कर्क रेखा के पास से गया कि नहीं, तो यानी इंपॉर्टेंट शहर की बात कर रहे हैं। तो 23 डिग्री 48 मिनट में सांची है ना, 23 डिग्री 52 मिनट में विदिशा है ना, और विदिशा भी इंपॉर्टेंट शहर है। भोपाल कौन से में, 23 डिग्री 25 मिनट में है दोस्तों भोपाल। 23 डिग्री 25 मिनट जो रेखा है अक्षांशी रेखा, उसमें है क्या, भोपाल। 23 डिग्री 18 मिनट में है जबलपुर, यानी 18 मिनट वाली रेखा में है जबलपुर। 23 डिग्री 17 मिनट वाली रेखा में है उज्जैन, और 22 डिग्री 71 मिनट वाली रेखा में है इंदौर। आगे समझ। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार आ गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य कौन सा जिला है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कर्क रेखा के मध्य कौन सा जिला है। आया समझ में। कर्क रेखा से निकट कौन सा स्थित जिला है, देखो जबलपुर है, याद रखना है ना, जबलपुर, ये सब नाम है, तो आप देख सकते हैं। केंद्रीय बिंदु देख लेते हैं यहाँ से कैसा क्या है। तो केंद्रीय बिंदु कौन से इंपॉर्टेंट है, देखिए अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत, अखंड, पहले अखंड था पूरा, नेपाल, भूटान सब, पाकिस्तान, भूटान, ये सब पूरा अखंड भारत था। प्राचीन भारत के टाइम पे क्या था, अखंड भारत, अखंड है ना, अखंड भारत था। तो अखंड भारत था, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु था बरसाली गांव, बैतूल को माना जाता है। बैतूल जिला जो है हमारा, वहां पे एक गांव है बरसाली गांव। देखो ये यहाँ पे इधर ये भी दिया हुआ है, क्या ये चित्र, ये देखो ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु है बरसाली गांव, बैतूल जिले में आता है ना। यहां चलेंगे घूमने। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु है बरसाली गांव। क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा जवाब देना है। अगर क्वेश्चन पूछता है अखंड भारत का केंद्र बिंदु, तो ये बैतूल जिले का बरसाली गांव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी आ चुका है ना। अगला है भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु है मनोहर ग्राम करौंदी। मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। करौंदी, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का भौगोलिक मध्य, जो वर्तमान भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु कौन सा है। भौगोलिक केंद्र बिंदु तो करौंदी गांव, कटनी का करौंदी गांव को माना गया, कटनी का करौंदी गांव को माना गया है। ये कहाँ पे है गांव वाला, मनोहर गांव कटनी में, मनोहर ग्राम कटनी में है, यानी करौंदी पेपर में आता है। एक बार ये भी क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में भी आया है ना। तो करौंदी पेपर में आता है, याद रखना है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु। उसके अलावा मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। राम मनोहर लोहिया के नाम पे किया गया है। तो मैं बता देता हूं ये कौन थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो थे ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, और उसके अलावा प्रखर चिंतक और समाजवादी राजनेता थे। तो उनके नाम पर रखा गया मनोहर गांव का नाम, मनोहर गांव करौंदी, है ना। समझ में आ गया। अगला है पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर या उज्जैन को माना जाता है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु पूछेगा तो उज्जैन का भी मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन का भी मंगलनाथ मंदिर। ये मंगलनाथ मंदिर के बीचों बीच से कर्क रेखा गई है ना, कर्क रेखा गई है। मंगलनाथ मंदिर, मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु पूछेगा तो मंगलनाथ मंदिर, और उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, तो आप जानते ही है ना। तो इतने फैक्ट है दोस्तों, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अखंड भारत का बरसाली गांव, अखंड भारत का बरसाली गांव, अखंड भारत का बरसाली गांव बैतूल।
भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु पूछा तो करौंदी गांव कटनी का है। उसके अलावा पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, इसको याद रख लो, पेपर में आते रहता है। देखो यहाँ पे इमेज दी रखी है सब चीज की जो अभी अपन ने पढ़े हैं, है ना। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का भौगोलिक मध्य केंद्र बिंदु का है, ये कटनी का करौंदी वाला है, ये बरसाली वाला है, और ये क्या है तो ये है, क्या है ये दिख ही नहीं रहा है, मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर का ये, है ना। आगे समझ। अब देखते हैं दोस्तों जल्दी से प्रशासनिक स्थिति देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति क्या है। ये आंकड़ा कहां से लिया गया है, मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग के अनुसार लिया गया है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग है दोस्तों, डिवीजन कितने, 10 संभाग, वर्तमान में 10 संभाग है, 10 संभाग। नवीनतम संभाग कौन सा है, नवीनतम संभाग कौन सा है आप बताओ मेरे को। नवीनतम संभाग है शहडोल, नवीनतम संभाग कौन सा है, शहडोल, नवीनतम संभाग है शहडोल, है ना। देखो 10 संभाग है वर्तमान में, 2 संभाग जो है वो प्रस्तावित है, 2 संभाग अभी प्रस्तावित है ना, 2 संभाग अभी प्रस्तावित है, लेकिन नवीनतम आगे समझ। देखो 14 जून 2008 को 14 जून 2008 को 14 जून 2008 को नवीनतम संभाग बना था शहडोल। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, है ना। तो नवीनतम संभाग बना था शहडोल यानी 14 जून 2008 के बाद अभी तक के मध्य प्रदेश में एक भी संभाग का गठन नहीं किया गया है, एक भी संभाग का गठन नहीं किया गया है। इसका मतलब 14 जून 2008 को नया संभाग बना था। नवीनतम संभाग कौन सा है, शहडोल। वर्तमान में 10 संभाग है अपने मध्य प्रदेश में, डिवीजन कितने 10, जिले कितने हैं तो 52, जिले कितने 52, जिले कितने अपने 52 है, याद रखना है, बाकी सब अभी प्रस्तावित है। 52 जिले हैं वर्तमान में, है ना। नवीनतम जिला निवाड़ी, यानी मध्य प्रदेश का 52वां जिला था निवाड़ी। कब बना था, 1 अक्टूबर 2018 को बना था, टिक्कमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। 51वां जिला था आगरमालवा, 51वां जिला था आगरमालवा। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके बनाया गया था। 50वां जिला कौन सा था, 50वां जिला था सिंगरौली, है ना। 49वां जिला था अलीराजपुर। उसके बाद अपन वाले गठन वाले टॉपिक में देखेंगे। तहसील नहीं, विकासखंड कितने, विकासखंड को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, जनपद। इसी को इंग्लिश में ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक, है ना। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लॉक। तो 313 विकासखंड है मध्य प्रदेश में अभी। विकासखंडों की संख्या कितनी है, 313 है। अगर पूछेगा आदिवासी विकासखंड कितने हैं तो 89 है। आदिवासी विकासखंड कितने हैं, आदिवासी विकासखंड कितने हैं तो 89 है ना। कोई दिक्कत नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, जनपद, इसी को क्या बोलते हैं, विकासखंड, इसी को बोलते हैं ब्लॉक। तहसील कितनी है वर्तमान में, तो तहसील है 428 तहसील है वर्तमान में। ये डाटा जो है जनसंपर्क विभाग के अनुसार वाला बता रहा हूं मैं। अभी नेट में भी सर्च मारोगे तो पुराना ही लिख के देता है ना। ये अभी वर्तमान वाला डाटा बता रहा हूं। तो कितना है, 428 तहसील है। ग्राम पंचायत कितनी है, 23,922, 23,922, है ना। कुछ बुकों में तो ऐसा लिखा हुआ है 23,006, और नेट में भी कई जगह सर्च मारो तो 23,006 देता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जनसंपर्क विभाग वाला देखते हैं अपन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 23,922। वैसे ये आंकड़ा उतना आता नहीं है ना, कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट नहीं आते। 23,922। नगर निगम कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो नगर निगम है 16 थे पहले, अब 2 बन गए, छिंदवाड़ा और मुरैना। छिंदवाड़ा और मुरैना नहीं, सॉरी, 16 है और 2 प्रस्तावित है, 16 है और 2 प्रस्तावित है, 16 है और 2 प्रस्तावित है। तो 2 प्रस्तावित है, तो समझ में आ गया। देखो दोस्तों, पहले थे कितने, 14, पहले थे 14, पहले कितने थे, 14 थे, 2 बने थे नए, मुरैना और छिंदवाड़ा, इक्वल टू हो गए थे 16, इक्वल टू हो गए थे 16 और 2 और प्रस्तावित है ना। तो नगर निगम कितने बोलेगा, 16 हैं अभी वर्तमान में। नगर पालिकाएं कितनी है तो 98 नगर पालिकाएं वर्तमान में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में बनाई गई थी ना, तो वो तो सब अपन बाद में पढ़ेंगे। देखिए नगर पालिका 98 है ना। कुल ग्राम कितने तो 54,903, 54,903 कुल ग्राम है। तो इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, 54,903 इंपॉर्टेंट है। ये वाले डाटा को एक बार लिख के देखना, जो डाटा याद हो गया हो तो जिंदगी भर याद रहेगा, जो याद नहीं हुआ है उसको देखना है सिर्फ,
है ना। तो देखिए संभाग कितने हैं, तो 10 है, जिले कितने, 52। विकासखंड कितने, 313। आदिवासी विकासखंडों की संख्या 389 है ना, 89 है। तहसील कितनी है, 428। ग्राम पंचायत 23,922। नगर पालिका कितने, नगर निगम कितने, 16। नगर पालिका 98। कुल ग्राम है 54,903, है ना। न्यायिक स्थिति डिस्कस करते हैं फटाक सरी, ये जो इंपॉर्टेंट वाला है ना। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 यानी मध्य प्रदेश के गठन के ही टाइम पे जबलपुर में की गई थी, है ना, जबलपुर में की गई थी दोस्तों। 1 नवंबर 1956 के पहले नागपुर में हाई कोर्ट था, जो पहला नागपुर में जो हाई कोर्ट था, कि पार्ट ए, जो पार्ट ए का हिस्सा था नागपुर, है ना, राजधानी थी, तो पार्ट ए में ही तो रहेगा, है कि नहीं। तो समझने सोचने वाली बात है। ये जो पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी और पार्ट ए हिस्सा मध्य प्रदेश का पुराना, तो हाई कोर्ट कहाँ था, नागपुर में था। समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो क्या लगाना है अब, क्या लगाना है अब, 1 नवंबर 1956, है ना, 1 नवंबर 1956 स्थापना पूछा हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट कहां पे पूछेगा, जबलपुर में, है ना। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है, जबलपुर में। 1956 में हुई थी स्थापना। इसकी 2 ब्रांचेस, खंडपीठ है दोस्तों, इसकी 2 खंडपीठ, दो खंडपीठ को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांच, ब्रांचेस। तो इसकी 2 खंडपीठ कहां स्थित है, इसकी 2 खंडपीठ कहां स्थित है, इसकी 2 खंडपीठ, एक है इंदौर में, दूसरी ग्वालियर में, एक है इंदौर में, दूसरी और ग्वालियर में, एक है इंदौर में, दूसरी है ग्वालियर में। अब जो इंदौर और ग्वालियर वाला था, इसको कब वो मिला है, यानी स्थापित किया गया है, तो 28 नवंबर 1968 द्वारा यानी को स्थापित किया गया दोस्तों। देखो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना तो 1 नवंबर 1956 को ही कर दी गई थी और अस्थायी खंडपीठ के रूप में इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ स्थापित कर दी गई थी। लेकिन इसको क्या हुआ, 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रकंद शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 28 नवंबर 1968 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा स्थापित किया गया, है ना, राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो हेनरी इरविन थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो जबलपुर में हाईकोर्ट है ना, हाईकोर्ट के जो वास्तुकार थे वो हेनरी इरविन थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में 1968, कौन सा 68, 28 नवंबर 1968 में राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से स्थापित की गई। पहले अस्थायी खंडपीठ थी, है ना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। तीसरी खंडपीठ कहां बनने वाली है, प्रस्तावित है भोपाल में। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। राजा गोकुल दास स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना, स्वतंत्रता सेनानी थे। पहले हाईकोर्ट कहां था, तो कहां पे था, नागपुर में था। तो इनके सहयोग से जबलपुर में स्थापित किया गया था। इनके सहयोग से ये महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं मध्य प्रदेश के और भारत के भी, है ना। तो राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है, किसके सहयोग से, भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। समाचार पन्नों की बातें देखते हैं। हाँ, एक और चीज याद रखिए, कभी पूछेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ कहां स्थित है, पीठ, तो पीठ का मतलब होता है वो खुद जबलपुर लगाना है ना। जबलपुर हाईकोर्ट की पीठ यानी खुद, और खंडपीठ यानी उसकी ब्रांचेस इंदौर और ग्वालियर में। आगे समझ। दूसरा देखते हैं क्या लिखा है समाचार पन्नों में, क्या लिखा है, देखिए। मध्य प्रदेश का इंदौर देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है दोस्तों इंदौर को, है ना। इंदौर को तो बहुत सारे अवार्ड मिल ही रहे हैं, है ना। क्या है, वाटर प्लस का किताब उन शहरों को दिया जाता है जिन्हें ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा किया हो। किसको, ODF
ODF के डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा किया है। गंदी चीजों को ट्रीट कर पर्यावरण में छोड़ा जाता है ना। तो ये इंदौर को मिला, इतना याद रखो। प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है ना। इंदौर ने एक और कमाल कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखो साफ सुथरा कौन सा इंदौर है, तो इंदौर है, तो वैसे ये वाटर प्लस शहर उनको ही दिया जाता है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अच्छे से साफ सफाई रखते हैं, है ना। सुनिश्चित किया जाता है फिर से उपयोग मानकों पर खतरा, जो खतरा नहीं रहता पर्यावरण के लिए, वायुमंडल के लिए, तो उसके लिए मिला है वाटर प्लस शहर। आगे समझ। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 2021 में मिला है, देखो ये है ना, 2021 में, इसको याद रखना, इंदौर शहर को मिला है। राजनीतिक स्थिति की है ना। तो एक चैप्टर तो आता ही है मध्य प्रदेश का राजनीति वाला, लेकिन यहां भी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में सीटों का विवरण देखते हैं। मध्य प्रदेश में सीटों का विवरण, तो देखो विधानसभा की सीटें जो है वो अविभाजित मध्य प्रदेश का मतलब जब छत्तीसगढ़ साथ में था, जब छत्तीसगढ़ साथ में था तो विधानसभा की सीटें थी 320। अब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को हो गया अलग, उसके बाद बचा है सिर्फ अपना रोल। तो वर्तमान में 230 विधानसभा सीटें दोस्तों, 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। याद रखना, पहले +1 एंग्लो इंडियन हुआ करता था जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था 104वें संविधान संशोधन के तहत। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है ना। तो याद रखना है, देखो यहाँ लिखा भी तो है, इधर साइड देखो है? पहले क्या होता था, 230 सीट थी +1 एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों को प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, तारीख याद रख लो, काम खत्म। एंग्लो इंडियन क्या होता था, ऐसा एंग्लो इंडियन एक समुदाय होता था जो आरक्षण दिया गया था, संविधान के टाइम पे बन रहे थे। उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था संविधान बनने के पहले, तो उस टाइम पे बहुत अंग्रेज थे, तो संविधान बनाते बनाते एक सीट आरक्षण अंग्रेजों के लिए रख दिए थे। तो अंग्रेज भी कौन सा अंग्रेज, ऐसा अंग्रेज जिसकी माता भारत की हो, एंग्लो नाम से पता चल रहा है, देखो एंग्लो, इसको अंगल भारतीय हिंदी में बोलते हैं, अंगल भारतीय। अंगल का मतलब अंग्रेज, भारतीय का मतलब भारतीय, है ना। तो जिसकी माता भारतीय हो, पिता अंग्रेज हो, अंग्रेज भी कौन, ब्रिटिशिस हो, ब्रिटेन के हो, है ना, ब्रिटेन के हो, ब्रिटिशिस हो, ऐसा दूसरे देश वाले नहीं चलेगा, ब्रिटेन के चलेगा, द ग्रेट ब्रिटेन के चलेगा, है ना, उन लोग। तो अब उनसे जो संतान पैदा होती थी उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। अपने भारत में एंग्लो इंडियन कहा नहीं जाता था, जो सीट रहती थी उसमें उनको बनाया जाता था, है ना, उस एंग्लो इंडियन को, जिसकी माता भारतीय हो और पिता अंग्रेज हो, उनसे जो संतान होती थी तो उनको ढूंढते थे, उनको ढूंढ के लाते थे, उस सीट जो संविधान के टाइम बनाई गई थी उसमें उनको बनाया जाता था। अंगल भारतीय उसको कहा गया है, एंग्लो इंडियन। तो समझ में आ गया। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे अपन, वर्तमान में 230 विधानसभा सीटें, इसको तो याद ही रख लो बिल्कुल, 230 विधानसभा सीटें। इसमें भी ST SC की कितनी है, तो ST की है 47 और SC की है 35, है ना। याद कैसे रखोगे इसको, तो देखो ST कितनी 47 है और SC कितनी 35। तो 47 जो है SC की, ST की ज्यादा है और SC कम है, ऐसा याद रखना है। 2-3 बार लिख के देखो, 47 35, 47 35, 47 और 35, 47 और 35। अब ये दोनों को लिख लिए होगे, तो लिखने के बाद प्लस करके भी देखो, तो प्लस करोगे तो कितना आएगा, 82 आरक्षित सीटें। क्वेश्चन का ऐसा भी आ सकता है, मध्य प्रदेश के विधानसभा में आरक्षित सीटें कुल कितनी है, कुल आरक्षित सीटें कितनी है, तो 82 है। 47 ST की और 35 किसकी है, SC की। आगे समझ में। लोकसभा की सीटें डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा की सीटें अविभाजित मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ साथ में था उस टाइम पे 40 थी। उस टाइम पे कितनी, 40 लोकसभा की सीटें थी। वर्तमान में लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में 29। याद रख लो इसको, बड़ा कंफ्यूजन होते हैं कई लोग जो नई नई तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो लोकसभा है कि विधानसभा है कि जो भी है, तो बोले याद रखो बस, है ना। तो ये लोकसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें हैं 29, जिसमें से ST की 6 है और SC की 4 है। ST की 6 है और SC की 4 है, याद रखना है। टोटल हो गई 10। क्वेश्चन आ सकता है आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में, 10, है ना, बस। जो विधानसभा वाली है वो M
LA वाली है ना। विधानसभा है, विधानसभा में जो सदस्य बनते हैं वो MLA कहा जाता है। विधायक बनते कि नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव किसको कहते हैं, विधानसभा को। और लोकसभा में जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सांसद, है ना, सांसद। तो 29 सीटें हैं। ST की कितनी है, 6, SC की 4 है। राज्यसभा सीटें जो है, जब छत्तीसगढ़ साथ में था उस टाइम पे थी 16, अविभाजित के टाइम पे थी 16, वर्तमान में है 11। अब इसमें ST SC क्यों नहीं पढ़ रहे हैं दादा अपन, ऐसा कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, इधर पढ़े इधर पढ़े। अरे भैया, तो राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, आगे समझ। राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा की अविभाजित के टाइम की है 16 और वर्तमान में है 11। इसलिए अपने को अविभाजित वाली ज्यादा याद नहीं भी रखोगे चलेगा, एक बार याद रख लो बस। लेकिन वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी है, 230, ST की 47, SC की 35। लोकसभा सीटें 29, ST की है कितनी, 6 और SC की है 4। ये इसकी राज्यसभा की है 11। इतना याद रखो बस। एंग्लो इंडियन के समुदाय को कब खत्म कर दिया गया, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। अगला बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी डिस्कस करते हैं यहां से। देखिए दोस्तों, अगला मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी को डिस्कस कर लेते हैं फटाक सरी। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिलता है। कितना मिलता है, लंबाई गुड़ी चौड़ाई करेंगे तो मिल जाएगा, है कि नहीं। लंबाई गुड़ी तो चौड़ाई और चौड़ाई तो उधर पढ़ी ली है अपन ने। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिलता है। लेकिन कुछ जगह में 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो ये कारण क्या है, देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य जब उनका विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे एक विवाद हो गया था, किरार घाटी विवाद के कारण। ये किरार घाटी अमरकंटक में है ना, अनूपपुर जिले में पड़ती है। तो ये किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, देखो किरार घाटी विवाद के कारण अगर किरार घाटी को ना जोड़े तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में मिलता है। इसलिए कुछ कुछ बुकों में इतना लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर किरार घाटी को अपन सोचे अपनी है और अपन में शामिल कर लें तो इसका क्षेत्रफल मिलता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो एक काम करो, इतना दिमाग लगाने का नहीं है, दोनों याद रख लो। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिलता है। 3,08,252, इसको लिख लिख के देखना है एक दो बार तो याद हो जाएगा, है कि नहीं, मिलता है। और किरार घाटी विवाद के कारण, यानी किरार घाटी विवाद को अलग कर दें तो कितना किरार घाटी को अलग कर दें 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मिलता है। आगे समझ, दोनों को याद रखना है। अगला फैक्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, वर्तमान में क्षेत्रफल में बात की जाए एरिया वाइज तो छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा। इसको तो याद रख ही लो, है ना। देखो वर्तमान में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद देखा जाए तो सागर भी सबसे बड़ा है ना, दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में शिवपुरी भी क्षेत्रफल एरिया वाइज देखा जाए तो 3 जिलों को क्रम याद रखें कम से कम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी, वर्तमान में ऐसा है। लेकिन 2011 की जनगणना जब हुई थी, जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था दतिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था दतिया, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया था, दतिया के बाद भोपाल था, भोपाल के बाद हरदा था, भोपाल के बाद क्या था, हरदा। ये क्रम बता रहा हूं मैं आपको, क्या आया समझ नहीं आया फिर से मैं बताऊंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वर्तमान में है निवाड़ी। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई थी और 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है दतिया। दतिया के बाद दूसरे नंबर में भोपाल, फिर तीसरे में हरदा। आगे समझ। लेकिन ये वर्तमान वाला पूछेगा तो इसको ही लगाना है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है तो 7.26 करोड़ है दोस्तों। एक बार व्यापम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो यही वाला ऑप्शन दिया था 7.26 करोड़, एसआई में पूछा था, है तो 7.26 करोड़। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 7.26 करोड़, यानी 7 करोड़ के आसपास, अंतिम आंकड़े 2011 के अनुसार। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 7,26,26,809, 26,26,809। अब इसी को शॉर्टकट में कैसा लिखा है 7
7.26 करोड़, इसी को कितना लिखा है 7.26 करोड़। समझ में आ गया? ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है या पूरा पूरा ऑप्शन दे सकता है 7 करोड़ 26,26,809। तो इसको याद रखना है, जब हम मध्य प्रदेश की जनगणना वाला टॉपिक डिटेल में डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एक नंबर पढ़ाई करके, है ना। तो 7 करोड़ 26 लाख, कभी ऐसा ही पूछ सकता है ओनली 7 करोड़, या ऐसा ही पूछ सकता है 7 करोड़ के आसपास, है ना। समझ में आ गया? मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछेगा तो वो भी इंदौर है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो इंदौर है। और मध्य प्रदेश में इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी पूछेगा तो वो भी इंदौर है। आ गया समझ? अगला है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला निवाड़ी। देखो वर्तमान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? निवाड़ी। वर्तमान में ऐसा है, ये गठन हो गया इसका करके, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला था हरदा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला था हरदा। अब देखो हरदा कब था? 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 2018 में वो बना आगर मालवा जिला बना, तो वो सबसे छोटा हो गया था जनसंख्या में, है ना। उसके बाद आगर मालवा के बाद निवाड़ी बना। निवाड़ी में 3 ही तहसील है और निवाड़ी है छोटा, तो निवाड़ी छोटा तो यहाँ की जनसंख्या है छोटी। तो वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? निवाड़ी। लेकिन अगर ऐसा पूछता है 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, तो हरदा था, याद रखना, काहे कि 2000 ऑप्शन के हिसाब से रहेगा ये क्वेश्चन आएगा। तो अगला साक्षरता, सोचने समझने की शक्ति डेवलप करना पड़ेगा एग्जाम में, क्वेश्चन टिक मारना है। तो रट्टा मारने से कुछ नहीं हो रहा है, रट्टा मार दी और जाके दे दी, वैसा नहीं होने वाला है कुछ। सोचो समझो क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो क्या बोला है, और फिर नहीं जो बन रहा है तो फिर सोच समझ के तुक्का मारो। अगला है साक्षरता, देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है पता है आप लोगों को? नहीं, बता देता हूं। मध्य प्रदेश की साक्षरता जो है वो 69.35% है। कह सकते हैं 70%, कभी ऑप्शन 70 दिया तो 70 लगाना है ना। तो 69.35% मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? 69.35%। इसको 70% ऑप्शन दे सकता है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की शिक्षा वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षर वाला जिला है जबलपुर, 81%। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षर वाला जिला कौन सा है? जबलपुर है। बहुत साक्षर लोग हैं वहां पे। हाँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिले जबलपुर है, 81%। दूसरे नंबर में इंदौर है, दूसरे नंबर में इंदौर है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर, दूसरे नंबर में इंदौर है, तीसरे नंबर में भोपाल है, चौथे नंबर में बालाघाट है। बालाघाट का नंबर भी है चौथे नंबर में। मैं बालाघाट से ही हूं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर। दूसरे नंबर में क्या है? इंदौर। तीसरे में भोपाल, चौथे में बालाघाट। लेकिन एक बात याद रखें, जो मैं बता रहा हूं ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है ना। न्यूनतम साक्षर वाला जिला है अलीराजपुर। न्यूनतम साक्षर वाला जिला है अलीराजपुर, वहां पर 36% है मात्र। दूसरे नंबर में न्यूनतम साक्षर है झाबुआ, तीसरे में बड़वानी, श्योपुर, धार, उधर साइड के जिले पश्चिम मध्य प्रदेश के, है कि नहीं। अलीराजपुर, झाबुआ यही कम साक्षर वाले हैं। उसके बाद रही बात आगे, तो शिक्षा वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। बात करेंगे लिंगानुपात की, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है कितना? 921, है ना। 921 लिंगानुपात कितना है? 921, यानी मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं यहाँ पे। 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं, यानी मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। लिंगानुपात को इंग्लिश में सेक्स रेशो कहते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में लिंगानुपात है 931। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट। 1000 पुरुषों में, बहुत लड़कियां हैं यहाँ पे, 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं यहाँ पे। लड़कियां बोल दिया, महिलाएं हैं, है ना। 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं यहाँ पे। तो क्या बोला मैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट, 1021। बालाघाट का लिंगानुपात कितना है पूछा? 1021। दूसरे नंबर में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अलीराजपुर। तीसरे नंबर में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है मंडला। चौथे नंबर में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डिंडोरी। तो ये मैंने क्यों बताया ये आपको? ये इसलिए बताया, क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है।
मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है बालाघाट 1021, दूसरे नंबर में अलीराजपुर, तीसरे नंबर में मंडला, चौथे नंबर में डिंडोरी। ये क्रम भी याद रखें। अगला मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है भिंड 837, मात्र लिंग अनुपात इसका 1000 पुरुषों में 837 महिलाएं हैं वहां पे। मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है भिंड, दूसरे नंबर में मुरैना है, तीसरे नंबर में ग्वालियर है, चौथे नंबर में दतिया है, यानी उधर साइड के जिले हैं। आगे समझ में, मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है भिंड, दूसरे नंबर में क्या है मुरैना, तीसरे में ग्वालियर, चौथे में दतिया। इसके अलावा जनगणना वाले टॉपिक में डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है। इंदौर में कितनी वृद्धि हो रही है? तो 32.9% है ना, हो रही है 10 साल में। 10 साल में है ना 10 की वृद्धि दर। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है। न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला अनूपपुर है। अनूपपुर की जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही है ना, इंदौर की जम के बढ़ रही है, अनूपपुर की बढ़ ही नहीं रही है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अनूपपुर। ये एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आते हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 336 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतराल में 336 व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ पे 336 व्यक्ति यहाँ पे क्या करते हैं? निवास करते हैं। 336 व्यक्ति निवास करते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो अगला क्या है? मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो इंदौर है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछेगा तो भोपाल है। घनत्व की बात हो रही, घनत्व घना हुआ है ना, घना 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं? घना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी, है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भोपाल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है भोपाल, 854 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है डिंडोरी, मात्र कितना है यहाँ पे? 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आर्थिक स्थिति देखते हैं और खत्म करते हैं ये लेक्चर को। मध्य प्रदेश का आर्थिक स्थिति देखो क्या है। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, कृषि पर निर्भर है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर निर्भर है। पानी आना जरूरी है इसलिए, है ना, पानी आएगा फसल अच्छी होगी। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कृषि प्रधान लगाना है। अगला है दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दलहन यानी दाल। कभी पूछा चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चना के उत्पादन में प्रथम स्थान है, और चने से ही बनती है। एक चने की कितनी दाल? 2 नदी होने का पहाड़, वही वाला है ना, समझ में आ गया। तो दलहन चना से बनती दाल, और दाल उत्पादन में पूछेगा चाहे दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये एक ट्रिक याद रखें, अति सोच। आ से है अरहर। अरहर का मतलब होता है तुअल। तो तुअल या अरहर के उत्पादन में ही मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है ना। ता से होता है तिलहन। तिलहन फसलें जो होती है जिससे तेल निकलती है ना, जैसे कि वो राई वाई, है ना। तो ये तिलहन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। सा से है सोयाबीन। सोयाबीन के उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक सोयाबीन मालवा क्षेत्र में होता है, काली मिट्टी वहां पे करके। और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, याद रखना है बस। चना के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। 4 फसलें ऐसी हैं, अरहर, तिलहन, सोयाबीन, चना। अति सोच करके याद रख लेना, इसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। बिंदास आप लगा सकते हैं, पेपर में आएगा तो। मध्य प्रदेश का हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है, मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है, व तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान है ना। ये कभी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का हीरा, मैंगनीज और तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों। अब यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आया, तो उसको देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5 बार देश का स्वच्छ शहर बन गया है। लगातार 5 बार, काफी गर्व की बात है ये, है ना। इंदौर, काफी गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5 बार, बहुत बड़ी बात होती है। लगातार 5
5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया। कितने बार? 5वीं बार बन गया है ना। और मध्य प्रदेश के अहम शहर की स्थिति देखे तो भोपाल जो है 7वां नंबर लगता है स्वच्छता में, है ना। उसके अलावा ग्वालियर का 15वां लगता है और जबलपुर का 20 लगता है ना। जबलपुर का 20 लगता है। तो ये समझ में आ गया वाला फैक्ट। उसके बाद देखिए कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देख लेते हैं। तो कुल दलहन के उत्पादन में मैंने बता दिया था प्रथम, खाद्यान्न के उत्पादन में द्वितीय, याद रखना है, खाद्यान्न के उत्पादन में द्वितीय। और कुल तिलहन में देखो यहाँ तृतीय लिखा हुआ है ना। तो मैंने जब यहाँ पे ये तृतीय लिखा हुआ है तो ये इसको भी याद रखो, कुल तृतीय स्थान है। जब मैंने तिलहन में प्रथम बताया था तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कई जगह तिलहन में तीसरा लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है ना। लेकिन फिर भी जहाँ तक के अकॉर्डिंग मैंने देखा तिलहन में तीसरा, है ना। अब कोई साल आर्थिक बजट आता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ठीक है। तो इस तरीके से वाला लेक्चर कंप्लीट होता है हमारा। इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है दोस्तों। मैं आपका टीचर दोस्त विक्रम खंडेलकर, इस तरीके से मेरा लेक्चर समाप्त होता है। और ये मैंने चैप्टर नंबर पहला डिस्कस कर लिया हूँ, परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहा हूँ इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से। और अब वीडियो को थोड़ा छोटा बनाऊंगा, मैं शॉर्ट बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और आप अगर ये वीडियो को देखते हैं तो 2x की स्पीड में देखें, आपको और मजा आएगा बिल्कुल। आपका टाइम भी बचेगा पढ़ने में, और आपको एक बार सिर्फ रीड करना है, समझ लेना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब में थोड़ा सा काम है। धन्यवाद।